पिछले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या पढ़े थे और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि नीचे अर्थात q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। आपको बहुत संख्या लिख के बताए थे कि √3 परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर 1/2 होगा तो परिमेय संख्या होगी। एक बात छूट गया था जो जानना बड़ा आवश्यक है, एग्जाम में पूछ देता है। अगर यहाँ पे रहेगा 3.5 और आपसे पूछे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहना कि परिमेय संख्या ये भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दशमलव के बदले में 1 दे सकते हैं और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 दशमलव कैंसिल हो गया और ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया p बटा q के रूप में। लेकिन कंडीशन है, जब कभी दशमलव में होगा, जब कभी दशमलव में होगा तो कभी कभी परिमेय संख्या होती है और कभी कभी परिमेय संख्या नहीं होती है। उसका कंडीशन है, चैप्टर में सवाल पढ़ना है कि दशमलव में होगा तब कब परिमेय संख्या होगा और दशमलव में नहीं होगा तब कब परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, ऐसे इस पे रेकरिंग वगैरह दे देना, बार बार यही रिपीट कर रहा हो, डैश डैश यही रिपीट कर रहा हो, तब बोला जाता है कि परिमेय संख्या नहीं है। जब हम सवाल किताब में पढ़ रहे होंगे तभी इस बात को और चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझना कि अगर दशमलव में इस तरह से हो, अगर दशमलव में इस तरह से हो तो परिमेय संख्या होगी और आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। बहुत सिंपल पूछता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। या कोई संख्या लिख देगा, लिखेगा बताओ कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन ये 2-3 दिन के क्लास से ही आपका 1-2 नंबर आएगा 10th क्लास में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप क्लास आज के बाद नहीं छोड़ना। चलिए, तो परिमेय संख्या तो हम लोग समझ लिए थे, लेकिन आज हम लोगों को जो समझना है ये है बबुआ अपरिमेय संख्या। क्या समझना है? जिस बच्चा को अगर परिमेय संख्या आया है उसको अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। मेरे बात को समझो, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या और जिसको नहीं लिख सके वो अपरिमेय संख्या। ध्यान से सुनो, जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या और वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में एक बात उत्पन्न हो रहा होगा, एक सवाल कि सर थोड़ा एग्जांपल ना बताइए, अभी हमरा ना बुझाया ठीक से। देखिए, मानो कि √2 है और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये कैसा संख्या हो गया? ये कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे लिखा रहे √3 बटा 2, सॉरी बटा इसमें लिखा ही नहीं जा सकता, ऐसा लिखा हो या बटा में 2 लिखा गया हो और तो भी आप कहना कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो भी आप इसको क्या कहना? अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या रूट में आ जाए और उसको बाहर नहीं निकाला जा सके तो कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा रहे 3.6666666 आते रहे, या अभी इसको चैप्टर में पढ़ेंगे, आप ऐसे याद रखिए कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, जैसे में √2, √5, √6 डैश 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 इंफिनिटी। और याद रखिएगा पाई के बारे में बताए थे, पाई कैसा संख्या है? पाई कैसा संख्या है? लेकिन पूछे कि पाई की मान कैसा संख्या है? 22/7, तो परिमेय संख्या। इतना बात। और ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्या रियलिटी में आपके जो चैप्टर का नाम है ये है वास्तविक संख्या। और इतना पढ़ने के बाद अब हम शायद समझा सकते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। अब मेरे बात को समझो, परिमेय संख्या में सब कुछ आ जा रहा था, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक सब आ रहा था, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और फिर एक रूट वाला संख्या आ गया था जिसका बाहर नहीं निकाला जा सकता था, उसको हम अभी अभी कहें कि अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो आप 1 बोल सकते हो, 1/2 बोल सकते हो, -5 बोल सकते हो, 2.3/4 बोल सकते हो, √3 बोल सकते हो, √4 भी लिख सकते हो, ये बाहर निकल जाएगा। यानी जितना दशमलव 3.2 लिख सकते हो। ये जितना संख्या हम लोग लिखे हैं ना, ये सभी कौन सी संख्या है? ये सभी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। ये सभी के सभी वास्तविक संख्या है। और कुछ कुछ काल्पनिक संख्या भी होती है। ये तो वास्तविक है, रियल, लेकिन कोई कोई ऐसा संख्या होता है जो कल्पना किया जाता है, जो इस चैप्टर अब 10th क्लास में नहीं पढ़ना, 11th क्लास में मिलेगा आपको। इमेजिनरी नंबर वो 12 11 क्लास में पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना है। और अब जितना संख्या के बारे में पढ़े हो ना, उस सब का काम आएगा इस चैप्टर में। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय कह दिए तो सब उसी में सिमट गया। और परिमेय और अपरिमेय मिला देने पे हमको जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब आपको वास्तविक संख्या समझ में आया? का बेसिक्स जितना बात है वो खत्म हो गया है। और मुख्य रूप से पढ़ना है हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और जिस जिस बच्चे को अगर आ जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका एग्जाम में आ जाएगा 2 नंबर। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हर साल एग्जाम में 2 मार्क्स या 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब जो बात होगा वो बहुत सीरियस होगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। हर एक बात को ध्यान से सुनना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम इस बात को समझाने से पहले इनडायरेक्टली रूप से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप समझ भी जाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम कैसे समझ गए। सुनो, इतना छोटा सा भाग तो हम लोग बचपन से ही सीखे। हम 4 के पहाड़ा 4 5 20, 4 6 24, 6 बार पढ़ेंगे, 7 बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा। और ये बात 2 3 क्लास में पढ़ाया गया है। तो 4 6 24, यहाँ 1 बच जाएगा घटाने के बाद, 6 5 30, और यहाँ समझो तो 0 या 0 0 बचता है, मतलब 0 ही होता है। अगर इसको समझो तो 10 या 30, और यहाँ भी 0 बचता है। ये सारे सवाल बहुत सिंपल थे। और अब अगर आपको कहे कि 6 से 5 में भाग दो भैया, आप कहेगा कि सर ये तो छोटा है। लेकिन ऐसे सवाल को भी आप बनाना सीखे थे। आप दशमलव लेके ऐसे बना रहे थे कि 6 के बाद ना दशमलव देंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर दशमलव देंगे ना, ध्यान से सुनिए, ये दशमलव खिसिया जाता है। बचपन में जब हम लोग घर में सोते थे तो हम लोग कभी कभी बेड के किनारे पे सो जाते थे। और कोई कोई हम लोगों को भाई बहन में ही कोई लोग डरवा देता था कि भूत हाथ लगा, तो हम लोग को सच में लगता था कि कोई लगा रहा है। तो हम लोग कहते थे कि बीच में सोएंगे, बीच में सोएंगे। बीच में सोते थे तो हमको लगता था कि जब भूत आएगा ना तो ओकरा पकड़ेगा जो आरी पे। और कभी कभी डर लगता था तो हम लोग चादर से आंख बंद करके ढक लेते थे। हमको लग जाता ढक लेना ना एक बहुत बड़ा जंजीर है, कोई छू नहीं सकता। होता था कि नहीं ऐसा? बात समझ रहे हो? अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसी तरह ये भी दशमलव है। इसको दशमलव दे दीजिएगा तो खिसिया जाता है, तो हम लोग एक पुल्हा देते हैं, यानी वो 0 दे देते हैं, अब दशमलव देते हैं। कहते हैं कि देख तोरा पहले है, हम लोग दिए 0 का मतलब कुछ भी नहीं, और इसका मान भी गया। और अब यहाँ पे देंगे इसके बदले में 0, और अब पढ़ते हैं 6 5 30, 6 8 48, और अब यहाँ लिखते हैं 2। लेकिन इसको एक और तरह से भी बनाया जा सकता है। आप तो या तो ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो एक बार हम पुनः मिटा करके समझा रहे हैं। अब थोड़ा सा अब लेवल का बात आया। अब मेरे बात को समझो। आप सब कोई 6 का पहाड़ा पढ़े हैं। आप ऐसे पढ़े थे 6 1 जा 6, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और आप ऐसे पढ़े हो। ये जो सीबीएसई वाले पढ़ते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बिहार बोर्ड के लड़का मल्टी टैलेंटेड डायरेक्ट याद रखता है। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। ओकरा ई 6 से 1 में गुना होगा तो 6 का वो ना करता है। ऊपर बहुत दिमाग है मैथ में, ऐसे याद रखता है। आप दोनों तरह से याद किए होंगे। सही बात बोले है ना? अब मेरे बात को समझो। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहाड़ा तो झूठ मूठ के आपको सिखा दिया गया है? पहाड़ा का कोई मतलब ही नहीं।
पहाड़ा बस आपको सिखा दिया गया था कि आप मैथ के कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर सको, गुना करने बार बार गुना ना करना पड़े, आपको यादें रहे कुछ कुछ बात और जल्दी जल्दी लिखो। पहाड़ा का कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। लेकिन क्या आप जानते हैं 6 के पहाड़ा इससे ऊपर भी होता है। हम 6 के पहाड़ा 0 बार भी तो पढ़ सकते हैं, तो 0। बात समझ रहे हैं? 6 के पहाड़ा हम 0 बार भी तो पढ़ेंगे तो क्या होगा? 0। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ इससे छोटा है तो 6 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 0, सॉरी 6 के पहाड़ा 0 बार पढ़े तो यहाँ क्या हो गया? 0, और यहाँ बच गया 5। ये कंसेप्ट होता है। और ये बात बता के आपको क्या समझा रहे हैं? ये बात बता रहे हैं कि ये क्या करेंगे, हम 4 में 6 से गुना करेंगे, तो 4 गुना 6, और इन नीचे वाले को ना इसमें और इसमें गुना करेंगे, और नीचे वाले को इसमें कर देंगे प्लस। उसी तरह से इसको भी करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे। 6 गुना 5 प्लस 0, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? 3 इंटू 10 प्लस 0, और इसको हम लोग लिखेंगे 6 गुना 0 प्लस 5। ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे? 5। और देखिए ये सब जब करोगे ना, ये सब जब करोगे तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 और 24 1, 6 5 30 और 0 30, और यहाँ पे लिखे हैं 10 या 30 और 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30, और इसको करेंगे तो 6 से 0 में, 0 एक खतरनाक संख्या है, किसी को गुना कर दो 1 करोड़ कभी सबको क्या कर देती है। तो 0 गुना 0, 6 गुना 0 तो 0, और 5 5। कमाल का बात सीखे कि नहीं? लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको हम अब ऐसे नहीं करते, यही बात समझना है। लेकिन आपके सवाल में किस तरह से आएगा और आपको इसको किस कंसेप्ट के बेसिस पे सीखना है, अब आपको ये सीखना है। इसको हम लोग कहते हैं बी, ठीक से कहिएगा तो इसको क्या कहते हैं? अच्छा, इसको कहते क्या है? भाजक। इसको कहते हैं भाज, और इसको कहते हैं भागफल। गलत बोलिएगा तो कहिएगा। भाजक, भाज और भागफल, और नीचे शेष। भाजक को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और भाज को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ध्यान से सुनिए, भाजक को बी से, भाज को ए से, भागफल को क्यू से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। और इस हिसाब से अगर इस बात को हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे, हम लोग ये निकाल के आ रहे हैं, भाज निकाल रहे हैं, तो भाज बराबर बी गुना क्यू, अर्थात बी क्यू। बी गुना क्यू लिखे हैं, बीच में कुछ ना तो गुना, और प्लस में आर। इसको इसी तरह से लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, ऐसे लिखेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आपको ई नहीं भी याद रहेगा तो आपको हई अब याद हो गया, कैसे होगा भूल जाएंगे तो। अब मेरे बात को समझो, ये जो बात आया ना, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब थोड़ा सा कंडीशन है, अब समझा देने के बाद सबको याद हो गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मतलब जौना से भाग देंगे, सॉरी जौना में भाग देंगे, बी से जौना से देंगे, और क्यू का मतलब जितना पढ़ने पर आएगा, शेष मतलब जितना नीचे बच जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद हो गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, क्यू का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, क्या आपको समझ में आया? और इस फॉर्मूला से इस चैप्टर में हम लोग बहुत अलग अलग खतरनाक खतरनाक काम करेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना तो पड़ेगा, एगो शर्त है इसमें, एक शर्त है इसमें, और शर्त बबनी यह है कि थोड़ा ध्यान से सुनो। जो आर है ना, ये कभी भी बी से बड़ा हो सकता है क्या? हमेशा छोट रहेगा। अगर एकरा बराबर हो जाएगा तो एकरा मतलब तुम गलत भाग दे दिए हो। अगर एकरा बराबर कैसे बचेगा? वो भाग ना लगता है तब ना कुछ बचता है। अगर एकरा बराबर हो जाएगा एकरा मतलब तो एक बार और लगेगा। तो अगर नहीं दिए हो, अगर बराबर आ जा रहा है मतलब तुम गलत बनाए हो। तो ये कभी भी ना आर ये बी से हमेशा क्या रहेगा? छोटा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आर होगा ना, आर से हमेशा बड़ा कौन होगा?
बी। ये कभी भी बराबर भी नहीं हो सकता है, हमेशा आर से बड़ा कौन होगा, बी। बोलिए होगा कि नहीं, समझने वाला बात है। आर से हमेशा बड़ा होगा कि नहीं, बी। और एक और कंडीशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, एक और बड़ा कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये आर के जगह पे 0 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो आर जो होगा ना, ध्यान से सुनिए, आर बड़ा होगा हमेशा किससे, 0 से। आर किससे बड़ा होगा हमेशा, 0 से। आर हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से। लेकिन ऐसे लिख दिया जाता है ना, तो इसका मीनिंग यह निकल कर आता है कि 0 से आर या तो बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा। देखो इसमें बड़ा है आर, 0 से बड़ा है कि नहीं 1, और देखो इसमें बराबर 0 है। तो ये जो ऐसे सिंबल लिखा जाता है ना, इस बात का मीनिंग होता है कि जो 0 है वो आर से, या आर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और अगर इस सब लाइन को, अगर इस दोनों लाइन को अगर हम एक बार में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 बड़ा या बराबर होगा आर से, और आर से हमेशा बड़ा होगा बी। और ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया? और अब हम चाह रहे हैं कि इस सब बात को लिखो।